नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजन स्टडीज़ मंत्रा में। आज हम यूपी ट्रिपल एस सी पेड 2026 के 6 सितंबर 2025 शिफ्ट फर्स्ट के जीके जीएस का कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे और एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे। साथ ही में यह हमारा प्रैक्टिस सेट पहला है। यदि आप पेट या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जो खासतौर पर उत्तर प्रदेश से संबंधित है, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि निश्चित रूप से आपको यहाँ से एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? लौह युग, पाषाण युग, कांस्य युग, पूरा पाषाण युग या इनमें से कोई नहीं? तो हड़प्पा सभ्यता जो है यह कांस्य युगीन सभ्यता है। अगर हम बात करें, हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में की गई थी। किसके द्वारा? राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा। इसका काल निर्धारण जो होता है वो रेडियो कार्बन डेंटिंग विधि के अनुसार होता है और सर्वमान्य जो काल माना जाता है 2500 से लेके 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो कांस्य युगीन सभ्यता थी, यानी ब्रॉन्ज एज, और आदि ऐतिहासिक सभ्यता थी। इसका आकार यानी भौगोलिक आकार जो है वो त्रिभुजाकार है, जिसे हम ट्रिएंगुलर कहते हैं। इसकी नगर नियोजन की प्रणाली की बात करें तो सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, जिसे ग्रिड पद्धति भी कहते हैं। यहाँ पे प्रसिद्ध स्नानागार मिला है, जो कि विशाल स्नानागार क्या है? मोहनजोदड़ो में। इसकी लिपि जो है भाव चित्रात्मक है और अभी तक पढ़ी नहीं गई है। यहाँ पे प्रसिद्ध बंदरगाह था जो कि गुजरात के लोथल में पड़ता है, जिसे हम गोदीबाड़ा भी कहते हैं। और मेसोपोटामिया के अभिलेख में सिंधु क्षेत्र को क्या कहा गया है? मेलुहा शब्द कह के पुकारा गया है। दूसरा प्रश्न है, पुणे में आयोजित उद्यमिता विकास सम्मेलन 2025 का विषय क्या था? तो ये करंट अफेयर से प्रश्न है। उद्यमियों को सशक्त बनाना, पशुधन और अर्थव्यवस्था में बदलाव करना। ये होगा अर्थव्यवस्था में बदलाव करना, तो इसका आंसर यही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 8 अप्रैल, 21 मार्च, 11 अक्टूबर, 15 मार्च या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर है 15 मार्च। अगला प्रश्न है, डैश प्रश्न वह है जिसका कोई सदस्य सदन में मौखिक उत्तर चाहता है और जिसे तारांकित चिन्ह द्वारा पहचाना जाता है। अल्प अवधि सूचना, तारांकित, अतारांकित, लंबी सूचनाएं कोई नहीं। तो तारांकित जो प्रश्न होते हैं ये तारांकित होते हैं और इन्हें मौखिक रूप से इसका उत्तर दिया जाता है। अगला प्रश्न है, कांगटो भारत की सबसे ऊंची चोटियों में से एक है जो किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड में, मणिपुर में या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो जो कांगटो है यह अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। अब भारतीय राज्यों की जो सबसे ऊंची चोटियां हैं उनको देख लेते हैं। जैसे कंचनजंगा जो कि 8586 मीटर है, सिक्किम में पड़ती है। इसके अलावा उत्तराखंड में है नंदा देवी, ये काफ़ी फेमस है, 78 से 16 मीटर इसकी ऊंचाई है। अरुणाचल प्रदेश में कांगटो है जो कि पूछा गया था, 7060 मीटर है। और हिमाचल प्रदेश में रेयो पुरगिल है, नागालैंड में सारमती है, पश्चिम बंगाल में संदकफू है, मणिपुर में माउंट डेम्पू, केरल में अनायमुड्डी है, ये भी याद कर लीजिए 2695 मीटर। और यहाँ पे उत्तराखंड नंदा देवी 78 से 16 मीटर, इसे याद कर लीजिए। सिक्किम में कंचनजंगा 85 से 86 मीटर, इसे याद कर लीजिए। तमिलनाडु का दोता बेटा, इसे भी 2637 मीटर। मिजोरम का फावंगपुई ब्लू माउंटेन है। मेघालय का शिलांग पीक है। कर्नाटक का मुलायनगिरी है। राजस्थान का गुरु शिखर 1722 मीटर, इसे याद कर लीजिए। आंध्र प्रदेश का जिंदागढ़ा है 1680 मीटर और उड़ीसा का देवमाली है। महाराष्ट्र का कलसूबाई 1646 मीटर। मध्य प्रदेश का धूपगढ़ 1352 मीटर। गोवा का संसोगोर और उत्तर प्रदेश का अमसोद चोटी है 957 मीटर। बिहार का सोमेश्वर किला है 880 मीटर। इन सभी को निश्चित रूप से याद करेंगे जो हमने घेरा लगाया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, महावीर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर मोक्ष प्राप्त किया, यानी वे सिद्ध बने? तो राजगृह, कपिलवस्तु, पावापुरी, पुरुषापुर या इनमें से कोई नहीं? तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति पावापुर में हुई थी। अगर हम बात करें महावीर स्वामी की, तो उनका जो मूल नाम था वो वर्धमान था। इनका जन्म 599 ईसा पूर्व और कुछ स्रोतों से 540 ईसा पूर्व माना जाता है। जन्म स्थान इनका कुंडग्राम यानी कि कुंडलपुर वैशाली बिहार में है।
पिता का नाम सिद्धार्थ था जो कि क्षत्रिय कुल के प्रधान थे। माता का नाम त्रिशला था जो कि लिच्छवी राजा चेटक की क्या थी, बहन थी। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। पुत्री का नाम प्रियदर्शना अनुपिया था। इनके दामाद और प्रथम अनुयायी जमाली थे। इन्होंने गृह त्याग 30 वर्ष में किए थे बड़े भाई नंदीवर्धन की अनुमति से। और 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद इन्हें क्या हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहाँ पे, ऋजुपालिका नदी के तट पे साल वृक्ष के नीचे जुम्बिक ग्राम में। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें जीना यानी विजेता कहा गया, अहत यानी पूज्य कहा गया और निर्गर्थ यानी बंधन मुक्त कहा गया। तो ये पूछा जाता है ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें क्या कहा गया, जीन यानी विजेता। इनका पहला उपदेश राजगृह वैशाली में होता है और इन्हें महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु इनकी 72 वर्ष की आयु में होती है। कहाँ पे, 527 ईसा पूर्व में। कहाँ पे, पावापुरी में। चलिए अगला प्रश्न है, एशियाई खेल कितने वर्षों में एक बार आयोजित होते हैं? 3 वर्ष, 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एशियाई खेल हर 4 वर्ष में एक बार आयोजित होते हैं। अब देखिए प्रमुख खेल और उनका आयोजन अंतराल, यानी इन्हीं खेलों को यहाँ पे मेंशन किया गया है जो 4 वर्ष के अंतराल पे होते हैं। जैसे ओलंपिक होता है 4 खेल पे, ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक हर 4 साल में होते हैं। राष्ट्रमंडल खेल सदस्य देशों के बीच हर 4 साल पर आयोजन होता है। और एशियाई खेल जो ये भी है, एशिया की यह महाखेल प्रतियोगिता भी 4 साल में आयोजित होती है। फीफा विश्व कप भी 4 साल में आयोजित होता है। और क्रिकेट विश्व कप, आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप जो होता है 1 दिवसीय, कितने वर्षों में होता है, 4 साल में होता है। T20 हर 2 साल में होता है। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने किस उम्र में परिनिब्बाण यानी अंतिम मुक्ति प्राप्त की थी? 75 वर्ष, 60 वर्ष, 55 वर्ष, 80 वर्ष या इनमें से कोई नहीं। तो ये 80 वर्ष में प्राप्त किए थे। अब महात्मा बुद्ध से संबंधित देखते हैं। बुद्ध का जो मूल नाम था वो सिद्धार्थ गौतम था। 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म शाक्य क्षत्रिय वंश में हुआ। स्थान लुम्बिनी था जो कि वर्तमान नेपाल में है। इनके माता पिता यानी पिता शुद्धोदन थे जो कि कपिलवस्तु के राजा थे और माता महामाया थी। इनका पालन पोषण इनकी सौतेली माँ महाप्रजापति गौतमी ने किया। पत्नी का नाम यशोधरा था और पुत्र का नाम राहुल था। और इन्होंने वैराग्य हुआ, गृह त्याग दिया। 4 दृश्य इन्होंने देखा था, क्या क्या, बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, 100 और सन्यासियों को देखा था। और 29 वर्ष की आयु में ज्ञान की खोज के लिए इन्होंने गृह त्याग दिया था। ज्ञान की प्राप्ति इनको 35 वर्ष की आयु में हुई। कहाँ पे, बोधगया बिहार में, निरंजना यानी फल्गु नदी के तट पर। वृक्ष था पीपल वृक्ष जिसे हम बोधि वृक्ष भी कहते हैं। प्रथम उपदेश और धर्म प्रचार यानी धर्मचक्र प्रवर्तन सारनाथ वाराणसी के आसपास वाला क्षेत्र जो है वाराणसी में 5 भिक्षुओं को इन्होंने पहला उपदेश दिया। और जो इनकी भाषा थी वो पाली भाषा थी। मुख्य अनुयायी में बिंबिसार, प्रसेनजीत, अजातशत्रु, आनंद और उपाली थे। इन्होंने 4 आर्य सत्य बताए। पहला तो ये कि संसार में दुख है और दुख का कारण इच्छा है यानी तृष्णा है। दुख का निवारण भी संभव है। निवारण का मार्ग के लिए इन्होंने अष्टांगिक मार्ग दिए जैसे सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प आदि हैं। और महापरिनिर्वाण यानी इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में हो गई। स्थान था कुशीनगर, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, जनवरी 2025 में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्व सदस्य बना? सऊदी अरब, तुर्की, इंडोनेशिया, मिस्र, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ब्रिक्स का 10वां समूह इंडोनेशिया बना था। अब चूंकि सऊदी अरब 11वां बन चुका है। अगर ब्रिक्स की बात करें तो 2006 में इसका गठन होता है और संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान इसकी पहली बैठक हुई। प्रथम शिखर सम्मेलन इसका 16 जून 2009 को येकतेरिनबर्ग, रूस में हुआ। और प्रारंभिक नाम इसका ब्रिक था क्योंकि उसमें 4 ही देश थे। कौन कौन से? ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन थे। फिर बाद में 2010 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका 5वां शामिल हुआ, इस वजह से इसका नाम ब्रिक्स हो गया। क्या इसका कोई मुख्यालय है? तो इसका कोई मुख्यालय नहीं है। न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो इसे ब्रिक्स बैंक भी कहते हैं जिसका मुख्यालय शंघाई चीन में है। तो एनडीबी यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय शंघाई चीन है लेकिन ब्रिक्स का कोई भी मुख्यालय नहीं है। अब इसमें कौन कौन से 11 देश हैं उनको देख लेते हैं। तो ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और दक्षिण अफ्रीका ही हो गया ब्रिक्स। फिर मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब, इंडोनेशिया और ये ये संयुक्त अरब अमीरात था और ये सऊदी अरब। तो लास्ट वाला कौन सा है 11वां? सऊदी अरब है।
अगला प्रश्न है, एक सामाजिक घटना जिसमें समाज का एक वर्ग अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूरा करने में असमर्थ होता है, उसे क्या कहा जाता है? तो इसे हम गरीबी बोलेंगे। भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी? अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 51, 57, अनुच्छेद 53, कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 53। यहाँ पे देखिए राष्ट्रपति को याद करने की ट्रिक है, पकानी कोका दुयो दसम। पद 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 और 61 ऐसे आपको याद कर लेना है और पकानी कोको दुयो दसम बोल देना है। पद यानी अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 जो है वो कार्यपालिका की शक्ति है और उसके बाद से अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी? राष्ट्रपति में। निर्वाचन अनुच्छेद 54 में है और अनुच्छेद 55 में जो है वो निर्वाचन की रीति है। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए है। अनुच्छेद 57 में दोबारा निर्वाचन यानी इनका दोबारा निर्वाचन हो सकता है और अनुच्छेद 58 में इनकी योग्यता दी गई है। 59 में राष्ट्रपति के पदों की शर्तें दी गई है। 60 में राष्ट्रपति का शपथ है और 61 में महाभियोग है। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में है जो कि संयुक्त यूएसए से ली गई है। किस औद्योगिक नीति प्रस्ताव ने सार्वजनिक क्षेत्र को भारतीय अर्थव्यवस्था में एक राजनीतिक भूमिका प्रदान की? तो ये था औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956। अगला प्रश्न है, पुरुष सूक्त जो 4 वर्णों की उत्पत्ति की व्याख्या करता है किस वैदिक ग्रंथ में पाया जाता है? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद। तो ये पाया जाता है ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था के अधिशेष को अंतिम उपयोगकर्ताओं तक पहुंचाने और स्थानांतरित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा माध्यम कार्य करता है? तो इसमें कार्य करता है वित्तीय संस्थान। अगला प्रश्न है, आदि पुराण किस तीर्थंकर की संत चरित्र संग्रह है? पार्श्वनाथ, नेमिनाथ, महावीर, आदिनाथ या कोई नहीं? तो ये आदिनाथ जिसे हम ऋषभनाथ भी कहते हैं। अगला, काम के बदले अनाज कार्यक्रम का पुनर्गठन किया गया और अक्टूबर 1980 से इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इसका नाम बदल के अब राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, देखनी किस भारतीय राज्य का पारंपरिक नृत्य है? गोवा, केरल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। तो देखनी किसका है? गोवा का। देखिए गोवा का फुगड़ी, ढालो और गोफ ये प्रमुख लोक नृत्य है। यहाँ पे फुगड़ी में महिलाओं द्वारा किया जाने वाला सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ढालो भी महिलाओं का ही है और गोफ जो सिग्मा उत्सव के दौरान किया जाता है गोवा में। केरल में कथकली, मोहिनीअट्टम ये दोनों शास्त्रीय नृत्य भी हैं और ओपन्ना जो है विवाह उत्सव पर किया जाने वाला लोकप्रिय नृत्य है। मध्य प्रदेश में मटकी, जवारा और बधाई ये नृत्य हैं। और उड़ीसा के नृत्य में ओडिसी हो गया जो कि शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा घुमुरा और छाऊ ये कहाँ का है? उड़ीसा का। अगला प्रश्न है, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 20 अप्रैल 1843 में। अगला प्रश्न है, लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1866 में। प्रश्न है, लीबिया की राजधानी क्या है? पोर्ट लुइस। तो पोर्ट लुइस जो है मॉरिशस की राजधानी है, मॉरिशस। लग्जमबर्ग किसकी राजधानी है? तो लग्जमबर्ग देश की है। त्रिपोली यही आंसर होगा। लीबिया की राजधानी त्रिपोली है और एम्स्टर्डम जो है नीदरलैंड की राजधानी है। चलिए अगला प्रश्न, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो विजय स्तंभ जो है चित्तौड़गढ़ में है। जैविक विविधता संशोधन अधिनियम 2023 कब लागू हुआ था? तो 1 अप्रैल 2024 को। प्रश्न है, अविकसित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ होता है? तो वे देश जिनमें अधिक गरीबी देखी जाती है वह अविकसित अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, न्यूयॉर्क, पेरिस, द हेग। तो ये जिनेवा में है। देखिए जिनेवा स्विट्जरलैंड में WHO का, WTO को, ILO का यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व व्यापार संगठन और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। और UN यानी संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र बाल कोष और संयुक्त राष्ट्र महिला संगठन UN वुमेन इनका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। यूनेस्को का OECD का मुख्यालय पेरिस है और द हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय और रासायनिक हथियार निषेध का मुख्यालय द हेग में है। प्रश्न है, +4 डायोप्टर शक्ति का एक उत्तल लेंस -10 डायोप्टर की शक्ति का एक अवतल लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखा जाता है तो परिणामी शक्ति क्या होगी?
तो +4 डायोप्टर है और -10 है, यानी कितना आ जाएगा, -6 डायोप्टर। उत्तर होगा -6 डायोप्टर। अगला प्रश्न है, शिकागो में धर्म संसद का आयोजन किस वर्ष हुआ था? तो 1893 में हुआ था। और इसमें भाग किसने लिया था? तो इसमें भाग लिया था स्वामी विवेकानंद ने। अगला प्रश्न है, देश के पर्यावरण का संरक्षण और सुधार तथा वनों और वन्य जीवन की सुरक्षा के अंतर्गत आता है। तो यह अनुच्छेद 48A के तहत आता है। प्रश्न है, अनुशीलन समिति का मुख्यालय कहाँ है? बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, पूना। तो ये कलकत्ता में है। और अनुशीलन समिति की जो स्थापना है 1902 में हुई थी। कहाँ पे? कलकत्ता में हुई थी। संस्थापक में बरिंद्र कुमार घोष का नाम याद रखेंगे, बरिंद्र कुमार घोष। चलिए आगे, चंद्रयान 3 किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? 2021, 2019, 2022, 2023। तो चंद्रयान 3 जो है ये 2023 में, कब? 14 जुलाई को। चंद्रयान प्रथम कब लॉन्च किया गया था? चंद्रयान प्रथम, तो चंद्रयान प्रथम जो है ये 22 अक्टूबर 2008 को प्रक्षेपित किया गया था। किस रॉकेट से? PSLV से, यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। चंद्रयान द्वितीय की अगर बात करते हैं हम, तो ये लॉन्च हुआ था 22 जुलाई 2019 को। 22 जुलाई 2019 को किस रॉकेट से? GSLV MK थर्ड और M1, ये रॉकेट का नाम था। और चंद्रयान थर्ड जो था LVM-3 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। देखिए यहाँ पे चंद्रयान थर्ड का वर्णन है। तो 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ था और ये पहुंचा था, लैंड कब किया था? 23 अगस्त 2023 को। इसी की सफलता पे 23 अगस्त को क्या मनाया जाता है भारत में? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा कर दी गई। लॉन्च स्थल सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश था। और रॉकेट जो था LVM-3M4 था, जिसे हम बाहुबली रॉकेट कहते हैं। लैंडर का नाम विक्रम था। रोवर का नाम प्रज्ञान था। लैंडिंग स्थान चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव था। इसका उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और नरम लैंडिंग, यानी सेफ एंड सॉफ्ट लैंडिंग था। भारत यानी चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश और दक्षिणी ध्रुव को उतरने वाला विश्व का पहला देश बन चुका है। तो ये इम्पोर्टेंट है। प्रश्न है, भारत के पश्चिम में कौन सा सागर स्थित है? बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, लाल सागर, दक्षिणी चीन सागर, कोई नहीं। तो ये अरब सागर है। और इसके पूर्व में कौन सा हो जाएगा? बंगाल की खाड़ी। प्रश्न है, एसिड को किस पदार्थ से बने बर्तनों में संग्रहित किया जाता है? लकड़ी और कागज, धातु और प्लास्टिक, कांच और सिरेमिक, रबर और कार्डबोर्ड। तो एसिड को हम रखते हैं कांच और सिरेमिक में। भारत का संविधान पहली बार 1928 में डैश द्वारा पारित किया गया था? तो ये मोतीलाल नेहरू द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत के विभाजन को ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वीकार किए जाने की घोषणा किसने की थी? तो लॉर्ड माउंटबेटन ने की थी। कब की थी? 3 जून 1947 को। भारत पाकिस्तान ने वर्ष 1960 में एक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। उस संधि का क्या नाम था? यमुना जल संधि, गंगा जल संधि, सिंधु ब्रह्मपुत्र। तो ये सिंधु जल संधि। इस पे जो है 19 सितंबर 1960 को कराची में हस्ताक्षर किए गए थे भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान राष्ट्रपति अयूब खान द्वारा। इसमें समझौते में विश्व बैंक ने इसका क्या की थी? मध्यस्थता की थी। नदियों का वितरण देखिए तो भारत को पूर्वी क्षेत्र की 3 नदियां रावी, व्यास और सतलज पर नियंत्रण प्राप्त हुआ, जबकि पाकिस्तान को पश्चिमी नदियां यानी सिंधु, झेलम और चिनाब पर नियंत्रण प्राप्त हुआ। हवा से कौन सी अम्लीय गैस वर्षा के पानी में घुलकर कार्बनिक एसिड यानी H2CO3 बनाती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? मिसिसिपी, अमेजन, यांगत्से, नाइल। तो नील नदी है जो कि दक्षिण अफ्रीका में पड़ती है। किस देश में? मिस्र में। मिस्र में सबसे विश्व की लंबी नदी है। यांगत्से जो है चीन की सबसे लंबी और साथ में एशिया की सबसे लंबी नदी है। अमेजन जो है दक्षिण अमेरिका में पड़ती है, यह विश्व की सबसे चौड़ी नदी है। मिसिसिपी जो नदी है यह USA में बहती है। चलिए, निर्वात में प्रकाश की गति और माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात को क्या कहा जाता है? इसे हम अपवर्तनांक कहते हैं। अगला प्रश्न है, बाह्य एवं आंतरिक आपातकाल के दौरान लागू होता है तो किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 359 के तहत है।
प्रश्न है भारत के डैश राज्यसभा के पदेनाध्यक्ष कौन होते हैं? तो उपराष्ट्रपति होते हैं। अगला प्रश्न है ऊंट अपने डैश में वसा में जमा करता है? पेट में, पैर में, पाद में, हम्प में? तो हम्प। इसे हम हिंदी में कुवड़ कहते हैं, कुवड़। तो हम्प में जमा करता है। अंतिम प्रश्न है गुड़हल के पौधे का फूल है एक लिंगी, उभयलिंगी, नपुंसक, बहुत छोटा? तो ये उभयलिंगी होता है। तो आपका थैंक यू। ऐसे और वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।